क्राइसिस गिव बर्थ टू लीडरशिप, यानी कि जब क्राइसिस चल रहा होता है तो उसी में से लीडरशिप निकल कर आती है। हम सबको पता है कि मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस, तो क्या इसके बाद सऊदी वर्सेस ईरान जो चैलेंज हम देखते थे, और सऊदी को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कहते हैं, ईरान उसका प्लेस लेना चाहता था, तो क्या अब टर्की इन दोनों को बाईपास कर देगा? और टर्की कैसे इस पूरी सिचुएशन में अपने हिसाब से चीजों को करा सकता है? लेबनान वर्सेस इजराइल, और इसमें लेबनान के लिए एक बात बड़ी फेमस है कि लेबनान की आर्मी अपने ही देश की दूसरी बेस्ट आर्मी है, क्योंकि उन्हीं के देश में उन्हीं की आर्मी से ज्यादा ताकतवर एक और आर्मी है, वो है हिजबुल्ला, जो कि एक शिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सपोर्ट ईरान का रहता है। अब हिजबुल्ला को केवल आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मत समझिएगा, क्योंकि अपने आप में ये डीप स्टेट की तरह काम करती है। डीप स्टेट का मतलब है कि लेबनान के राजनीतिक फैसलों में हिजबुल्ला का दखल। हिजबुल्ला कर कैसे पाती है? हिजबुल्ला जनता को कहती है कि तुम्हें चाहिए सुरक्षा, देखो हमारे पास है सुरक्षा के इंतजाम। अगर लेबनान की सरकार फेल होती है तो टेंशन मत लेना, हम बैठे हैं यहां। तो एक पॉलिटिकल आउटफिट की तरह भी काम करती है। सम पॉलिटिशियंस who are having affiliations with Hezbollah are having influence in Lebanon politics. तीसरी चीज जनता को क्या चाहिए? वेलफेयर। तो ऐसे में सोशल वेलफेयर के काम भी करती है हिजबुल्ला। तो अब हिजबुल्ला चर्चा में है, क्योंकि अभी इन्होंने इसी वीक एक अटैक किया गोलन हाइट्स पर। हालांकि इन्होंने ऑफिशियली इस बात को माना नहीं था, लेकिन इजराइल ने कहा कि नहीं, वी हैव कंक्लूसिव प्रूफ्स दैट सर्टेन people associated with Hezbollah have conducted this strike। ये कहां किया गया? गोलन हाइट्स में, जिसमें अन्य इजरायली सिटीजन्स के साथ साथ, क्योंकि ये गोलन हाइट जो है इजराइल की ऑक्यूपेशन है, इजराइल के अधीन है, यहां पर 12 बच्चे मारे गए। 12 चिल्ड्रन डाइड इन दिस अटैक, जो कि लेबनान की तरफ से हुआ। यहां पर लेबनान इज इन नॉर्थ ऑफ इजराइल। अब इसके बाद इजराइल को जवाबी हमला तो करना था। इजराइल ने जवाबी हमला करा और सीधा अटैक किया लेबनान की कैपिटल बैरूत में। बैरूत में ही उन्होंने कहा कि जिसने यह हमला कराया था हिजबुल्ला के कमांडर ने, हमने उसको मार दिया है, ऐसा ये स्टेटमेंट आया है। फौद शुक्र इनका नाम था कमांडर का। अब इसके अलावा और भी काफी कुछ चल रहा है। अब एक बात तो आपको पता है कि इजराइल और गाजा में हमास के अगेंस्ट इजराइल लड़ रहा है। तो क्या इस समय इजराइल इस पोजीशन में है कि वो फुल फ्लेज वॉर अगेंस्ट लेबनान कर दे? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो कुछ ऐसा बताती हैं। अब आप कहेंगे सर, लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ वो जा क्यों रहा है? एक तो मैं पता है कि हिजबुल्ला जो है हमास को सपोर्ट कर रहा है, हमास जो है इजरायली जो लोग हैं उन पर अटैक कर रहा है, और यहां पर इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब यहां पर इजराइल का जो प्लान है वो क्यों यहां पर अभी बनकर निकल कर आ रहा है? देखिए रीजन क्या है। रिसेंट में एक ये क्लिप रिलीज होती है जिसमें हिजबुल्ला कहता है कि देखो इजराइल, तुम बड़े शौक से कहते हो कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि हिजबुल्ला कहता है कि ये तो 7 अक्टूबर को दिखा दिया था हमास ने करके कितना बेस्ट है, जब इतने सारे रॉकेट जो है ये बाईपास कर गए थे आपके एयर डिफेंस सिस्टम को। अब हिजबुल्ला कह रहा है हम एक और नजराना आपको दिखाना चाहेंगे। हिजबुल्ला अपना एक जो ड्रोन है, मतलब देखिए यहाँ है लेबनान, लेबनान से एक ड्रोन आता है और इनका जो हाइफा सिटी है, जो हाइफा पोर्ट सिटी है इजराइल की, इसके अंदर आ जाता है, मतलब इसके ऊपर आ जाता है, और ऊपर से एक वीडियो बनाता है जिस वीडियो में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और साथ में जो इनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो बैटरीज होती है ना, जहां से काउंटर अटैक होता है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है और फिर इजराइल को भेज देता है कि इजराइल सोचो, अगर दिन में हिजबुल्ला तुम्हारे एरिया में आकर ऐसे तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इजराइल सत्ते में आ गए। इजराइल ने कहा फिर तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तक हमने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं किया था ऑन द नदर्न साइड, हम जो है हमास वाले जो गाजा वाला एरिया उसमें लगे हुए थे। तो अब लग रहा है कि भाई ये अटैक कर सकता है क्या? तो इस पर कई आर्टिकल्स आने लगे, जैसे अल जजीरा ने कहा कि शायद अब इजराइल के पास कोई और चॉइस नहीं है जस्ट टू इन्वेड लेबनान। लेकिन क्या लेबनान को इन्वेड करना आसान होगा? जरा कुछ पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि लेबनान के फेवर में अब आ गए हैं मिस्टर एर्डोगन, रेसेप ताइप एर्डोगन, टर्की के प्रेसिडेंट। अब यहां पर रोचक बात क्या है कि जो हिजबुल्ला है वो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएस टेररिस्ट मानता है, और टर्की और यूएसए दोनों नेटो के मेंबर हैं। जब भी सिक्योरिटी पॉलिसी की बात होती है तो अगर यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस मानते हैं कि भाई हिजबुल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो टर्की कैसे हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है? तो यहां पर टर्की अब अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है।
इजराइल इसी वजह से टर्की के बारे में कह रहा है नेटो से कि इसको बाहर निकालो, टर्की को यहां से नेटो से। क्या नेटो में आपने इनको शामिल किया हुआ है? अब इनका स्टेटमेंट देखिए क्या है। ये कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से लेबनान को सपोर्ट कर देंगे जैसे कि हमने लीबिया में इंटरवीन किया था, जैसे हमने कारबाख रीजन में इंटरवीन किया अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट में। तो अब इजराइल की तरफ से जवाब आता है। इजराइल कहता है कि मिस्टर एर्डोगन, आपने सद्दाम हुसैन के बारे में तो सुना होगा, सद्दाम हुसैन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। इजराइल के अगेंस्ट उन्होंने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया था जैसे कि आप हिजबुल्लाह को करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने अंदाजा दिया कि अल्टीमेटली फिर सद्दाम हुसैन का क्या हुआ। यूएस और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इस बिहाफ पर 2003 में यूएस फोर्सेस इन्वेड कर देती हैं इराक को। उसी साल में दिसंबर में, मार्च में इन्वेजन शुरू होता है, दिसंबर में ये पकड़े जाते हैं एक सीवर से और वहाँ से निकाल कर फिर फाइनली इनको फांसी हो जाती है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि देखो ऐसा है, टर्की तुम भले ही नेटो का पार्ट हो लेकिन तुम यूएस के इतने सगे नहीं हो जितने हम हैं। जितना इजराइल यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी चीज़ें बदल सकती हैं। फिर ऐसे में दोबारा इनका स्टेटमेंट आ रहा है, इनका कहना है नेतन्याहू ये तो हिटलर की तरह हैं। ये नाजी जर्मनी ने जैसे कि जेनोसाइड किया था आपके ज्यूज का, इसी तरीके से अब ये ज्यूज यानी कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस का, तो पैलेस्टीनियंस का भी समय आएगा, ऐसा इनका कहना है। अब हिजबुल्लाह और लेबनान का जरा कनेक्शन समझ लेते हैं। एक बात तो आपको पता लग गई कि हिजबुल्लाह केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा नहीं कि पेरिफेरी पर काम कर रही है, ये केंद्र में है लेबनान की पॉलिटिक्स के। ठीक है, अभी हम कंपेयर भी करेंगे दोनों को। पहले जरा लेबनान को समझ लेते हैं। लेबनान एक समय पर जब रोमन एम्पायर होता था, बाइजेंटाइन एम्पायर होता था, तो उस समय पर यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो गई थी, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई थी। मेजोरिटी में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और अब लगभग 30% पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जिसमें कि दो तरह के क्रिश्चियंस हैं। एक तो है मैरेंटाइन क्रिश्चियंस जो सेंट मैरॉन को मानते हैं, और फिर अदर क्रिश्चियंस हैं जिसमें कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी आ जाती है, जिसके फॉलोवर्स आपको रशिया के साइड भी मिलते हैं। तो एक तरीके से दोनों को मिला लें तो करीब 30% क्रिश्चियंस हैं। भाई 30% अच्छा खासा नंबर है ना। इसके अलावा फिर शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स हैं। अब देखिए शिया मुस्लिम्स हैं 26.2% और हिजबुल्लाह भी क्या है, शिया ऑर्गेनाइजेशन है, और सुन्नी मुस्लिम्स हैं 26.5%। तो यानी कि शिया और सुन्नी का जो यू कैन से पॉपुलेशन रेशियो लगभग बराबर है। तो पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास रहेगा, इसकी डिबेट शुरू हो गई 1943 ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक समय पर तो जो यूरोपियन पावर्स थी इन्हीं के अंडर था। जैसे वर्ल्ड वॉर के समय पर फ्रेंच अपने इन्फ्लुएंस से इस एरिया को कंट्रोल कर रहा था। अब जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा चलो ऐसा है, तुम्हारे बीच में ना एक समझौता करा देते हैं। भाई प्रेसिडेंट की पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन और लीडर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन, जो स्पीकर की पोजीशन है, उसको ऐसे बांट लेते हैं जैसे कि सुन्नी मुस्लिम जो है वो सर्व करेगा प्राइम मिनिस्टर, मैरेंटाइन क्रिश्चियन प्रेसिडेंट और शाइट स्पीकर। लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। हर एक मतलब सुन्नी, शिया और मैरेंटाइन क्रिश्चियन तीनों के कुछ आउटफिट्स बन गए और वो आउटफिट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। इस कॉन्फ्लिक्ट से फाइनली क्या हुआ, अब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनने लग गई। इस सिविल वॉर में ये समझ लीजिए कि आग में घी डालने वाला काम करा उस सिचुएशन ने जो इजराइल पैलेस्टाइन में चल रही थी। अब पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियंस के हकों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी पीएलओ, तो पीएलओ हथियारों के बलबूते लड़ रही थी स्टार्टिंग में, तो वो तो बाद में जाकर उन्होंने कहा कि चलो हम शांति का रास्ता अपनाएंगे, यासिर अराफात है ना। तो उस शुरुआत में ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये लेबनान में चली गई और लेबनान से इन्होंने सोचा कि चलो भाई वहां से अटैक करेंगे इजराइल पर। लेबनान ने भी इन्हें शरण दे दी। अब यहां पर पैलेस्टीनियंस के बारे में सोचिए, वो शिया है कि सुन्नी है। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन मेजरली भाई सुन्नी पॉपुलेशन है, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो एक तरीके से अगर सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन मोबिलाइज हुई लेबनान की तरफ अगेंस्ट इजराइल, तो अब जो शिया पॉपुलेशन है उसमें एक इनसिक्योरिटी भी आ गई कि यार ये तो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल फ्यूचर चेंज हो जाए। ये वो समय था जब अगर हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एलिट की बात करें तो उसमें क्रिश्चियंस लोग ज्यादा होते थे, लेकिन अब उनमें भी इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये तो हमारे लिए भी क्राइसिस हो जाएगा। तो अब ऐसे में सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो गई। अब क्योंकि इजराइल ने भी अटैक कर दिया अब लेबनान पर, ये भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में, फाइनली वहां से पीएलओ को हटाया गया और उसके बाद तो अल्टीमेटली लेबनान में जो क्राइसिस थे, इस क्राइसिस से जो हिजबुल्लाह है वो अपना आप में एक मजबूत ग्रुप बनकर निकला। अब आप कहेंगे भाई शाइट पॉपुलेशन तो कम हो गई अगर कंपैरिजन में करें कि भाई ऑलरेडी सुन्नी है वहां पर लगभग शिया के जितने, अदर सुन्नी और आ गए,
तो भाई फिर ये हिजबुल्लाह इतनी मजबूत कैसे बन गई? क्योंकि यहां पर सपोर्ट मिला ईरान की तरफ से। ईरान ने हिजबुल्लाह को बनवाया। हिजबुल्लाह का मतलब पता है क्या होता है? पार्टी ऑफ गॉड। तो अब शिया के जो इंटरेस्ट हैं इस पर्टिकुलर एरिया में एक पिलर की तरह स्ट्रांग रहें, ये एक ईरान का पिलर बनकर रहे। तो ईरान ने कहा फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग सब हम देंगे, लेकिन आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इस एरिया में बन जाओ, जिससे कि ईरान मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में जो अपना स्ट्रेंथ रखना चाहता है वो आपके थ्रू बनाकर रखे। इसी वजह से ईरान इराक, सीरिया और लेबनान, इसको हम कहते हैं आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, इस पूरे आर्क में कुछ ना कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे अपने रखता है जिसको ईरान शुरू से ट्रेन करता रहा है, पैसे देता रहा है। अब इजराइल लेबनान के खिलाफ टिक सकता है क्या? तो कई लोग सोचेंगे सर इजराइल की सर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, सर इजराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी क्या ही है हिजबुल्लाह उसके सामने। लेकिन अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चैलेंजेस देख लेते हैं जो कि कितने सारे जो डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बता रहे हैं। और अगर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं तो भाई साहब इजराइल को तो पता ही है। नंबर 1 चीज देखिए, अक्टूबर में अटैक हुआ था फ्रॉम हमास साइड ओवर इजराइल, और उसके बाद हमास की सफाई के लिए लगी हुई है इजरायली फोर्सेस। लेकिन क्या पूरी तरह ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाई? नहीं कर पाई। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो अपने जो टैक्टिकल बेस रखती है वो आम जनता के बीच में रखती है, सिविलियंस के बीच में रखती है। तो भाई उनको मारना आसान है क्या? आइडेंटिफाई करना आसान है क्या? अरे वो कोई यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री फोर्स थोड़ी ना है कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होगी और क्लियरली आपको दिख जाएगी। नहीं, वो तो सिविलियंस के बीच में मतलब आसानी से मिल जाते हैं। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये हमास का टेररिस्ट है? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो और जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो उनको अपने साथ रखती है, क्योंकि भाई वो तो उनको उनके कॉज के लिए लड़ रहे हैं, अगेंस्ट इजराइल लड़ रहे हैं। तो यही सेम चैलेंज आपको वहां पर भी आने वाला है, यानी कि इजराइल को लेबनान में आने वाला है हिजबुल्लाह के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, हिजबुल्लाह फेमस है अपने एंट्रेंच्ड नेचर के लिए। एंट्रेंच्ड नेचर का मतलब है कि लॉन्ग टर्म वॉर करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि 1-on-1 की 1 महीने में फैसला हो जाए, नहीं, इसमें हिजबुल्लाह बिलीव नहीं करती। तो यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर, और गुरिल्ला वॉरफेयर में आप सबको पता है जो जिसके पास ज़्यादा फोर्सेस भी होती हैं हो सकता है कि उसको नुकसान हो। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होती है गुरिल्ला वॉरफेयर में? हिजबुल्लाह वाले आएंगे अपने माउंटेनियस रीजन से, टनल से निकल के अटैक करेंगे, जैसे कि निबल किया जाता है, पेरिफेरीज पर कमजोर करा जाता है दुश्मन को, और फिर चले जाएंगे। तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट? सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में टैक्टिकल साइट्स बताया आपको, जैसे कि हमास यूज करता है, ऐसी इनका भी डिसेंट्रलाइज्ड है। पूरे लेबनान में सदर्न लेबनान, नदर्न लेबनान, वहां पर डिसेंट्रलाइज अलग अलग रिहायशी इलाकों में इनके टैक्टिकल साइट्स हैं। तो भाई आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, राइट? तो आप मिलिट्री टारगेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो अटैक कैसे करोगे? फिर इसके बाद इनके पास यू कैन से, अगर हमास से कंपेयर करें तो हमास से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हथियार और पैसा इनको ईरान के थ्रू मिलता रहता है, जैसे कि एंटी टैंक, एंटी मिसाइल, ये सब वेपन्स इनको प्रोवाइड किया जा रहा है ईरान। इसके बाद टनल का नेटवर्क। अब टनल का नेटवर्क ये देखिए, पूरे के पूरे ईरान में ये एक रफ मैप है जो बता रहा है कि लगभग ऐसा इनके पास टनल नेटवर्क है। तो डीप टनल नेटवर्क फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन्स एज वेल। जबकि देखिए गाजा में तो, जो गाजा वाला एरिया है वहां तो फ्लैट टेरेन है। अब फ्लैट टेरेन पर ही इजराइल के लिए मुश्किल हो रही है आइडेंटिफाई करना, उनको खत्म करना। तो सोचो यहां तो फ्लैट टेरेन नहीं है, यहां तो ये माउंटेन्स भी हैं और माउंटेन्स के बीच में टनल्स है। तो हिजबुल्लाह के पास लोकेशनल एडवांटेज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल लोकेशनल एडवांटेज होगी यहां पर, राइट? तो इससे पता लगा कि एक तो ये लोकेशनल एडवांटेज है और ये आसानी से मिल सकती है सिविलियन पॉपुलेशन में। इसके अलावा सुनिए, गाजा जो है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, यानी कि उसके जो साथी हैं, चाहे वो ईरान हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हुती हो यमन के, वो अगर अपना हथियार, पैसा, सिविल सप्लाईज अगर पहुंचाना चाहें तो मुश्किल है, क्योंकि ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गई। भाई ये इजराइल हो गया, यहां पर ये जैसे आपका इजराइल वाला एरिया हो गया, तो यहां पर आपका गाजा हो गया, लेकिन और यहां पर आपका मेडिटेरियन सी हो गया। लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन देखिए, ये मैप देखिए आप, दिस मैप, सो वी हैव वन मैप, ये देखिए। तो यहां पर ये है लेबनान, और ईरान जो है ये तो ईरान इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू आसानी से सप्लाई लगातार पहुंचाता रहेगा। तो अगर ये सप्लाई लगातार पहुंचाता रहेगा तो हिजबुल्लाह का जो एंट्रेंच्ड स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म वॉर करो इजराइल के अगेंस्ट, तो वो तो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए, राइट? अगर वो सदर्न लेबनान, क्योंकि ये इजराइल है, अगर सदर्न लेबनान में ज़्यादा अटैक करके
इस पॉपुलेशन को यहाँ से शिफ्ट भी करना पड़े, जो कि अभी हो ही रही है, डेटा आपके सामने अभी आने वाला है, लेकिन फिर भी नदन लेबनान से भी वो रॉकेट्स को लॉन्च करके इजराइल को फिर भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज है जो इनको हैंडल करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर फुल स्केल वॉर किया तो चैलेंज दोनों के लिए हैं, राइट। अब इजराइल का कहना है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का, कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो लेबनान को हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। स्टोन एज में यानी कि इतने सालों की जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की है सब धूमिल हो जाएगी। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि जनाब आपका भी तो कुछ होगा, आपका जो न्यूक्लियर साइट है, आपके जो रिफाइनरीज हैं, एयर बेसेस हैं, उनका भी तो नुकसान होगा, तो नुकसान तो आपको भी होगा। तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें पता लगा कि अगर ये फुल इन्वेजन होता है तो ये और ज़्यादा लंबा चलने वाला है। खुद ही सोचो, अक्टूबर से ये समय आ गया जुलाई का, अभी हमास के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सोचो हिजबुल्लाह के साथ ओपन हुआ तो कितना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। तो जीतेगा कौन? जो हम कहते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, यानी कि जो ज़्यादा पेन झेल पाएगा वही जीत पाएगा। अभी फिलहाल अपडेट ये है कि यहाँ से जो ये वाला एरिया है ये ज़्यादा थ्रेट पूर्ण है, यू कैन से यहाँ पर ज़्यादा थ्रेट है, तो इस वजह से 60,000 के आसपास इजरायलीज़ को यहाँ से हटाया गया है। लेकिन अगर इस वाले एरिया में देखें जो लेबनान का साउदर्न वाला रीजन है, तो 9,90,000 के आसपास ऐसे लेबनीज पॉपुलेशन है जो अपने बैग वैग पैक करके इस रीजन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि यहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा शुरू। अब आप कहेंगे भाई टर्की का इसमें क्या लेना देना है। टर्की, ये देखिए, टर्की का एक मेजर इशू है मेडिटेरियन में, क्योंकि टर्की खिलाफ चल रहा है ग्रीस के और सिप्रस के, और ग्रीस और सिप्रस पर हाथ किसका है? यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस का। तो टर्की कह रहा है कि यार ये तो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने मुझे नेटो में ले तो लिया, लेकिन ये मेरे सगे हैं नहीं, मुझे तो अपना इन्फ्लुएंस किस तरफ रखना है? उस तरफ रखना है जहां पर ओटोमन का पूरा इन्फ्लुएंस होता था। हालांकि वो कहता है कि एक समय पर ये वाला एरिया भी सब ओटोमन का होता था, लेकिन अभी मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तब बढ़ेगा जब मैं मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करूंगा। तो इस रीजन से ये हिजबुल्ला को, इस रीजन से हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है। प्लस हिजबुल्ला के ये देखिए हसन नसरल्ला, इन्होंने एक स्टेटमेंट शुरू की, रिलीज किया था अगेंस्ट सिप्रस। ये रहा सिप्रस। अब सिप्रस की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिप्रस का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में एक्चुअली टर्किश इन्फ्लुएंस है। ये वाला जो पार्ट है ये अपना सिप्रस, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है। तो सिप्रस और ग्रीस के साथ इनका मुद्दा है इस एरिया पर कंट्रोल का। अभी कुछ टाइम पहले टर्की ने एक नया मैप रिलीज किया और उस मैप में ग्रीस के ये जो आइलैंड्स हैं अपने मैप में दिखा दिए। ग्रीस ने कहा ये क्या चल रहा है? तो एक स्टेटमेंट आता है टर्की का, जो इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स की वेबसाइट पे एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे ग्रीस टर्की इशू, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है टर्की का कि दिस एरिया बिलोंग्स टू अस, ऑल्दो यू हैव मिलिटराइज्ड दीज आइलैंड्स, बट वी वुड एडवाइज टू रिमूव योर मिलिट्री बिकॉज वी कैन कम एनी नाइट। हम किसी भी रात में यहां पर आएंगे और आप पर अटैक करके इन आइलैंड्स को ले लेंगे। तो इस वाले मामले में और इस वाले मामले में यहां पर हिजबुल्ला जो है इनके फेवर में बात कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई हिजबुल्ला इनके फेवर में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि लेबनान ये रहा ना, ये रहा लेबनान। तो लेबनान को अपने इंटरेस्ट यहां पर कॉन्फ्लिक्ट में दिखते हैं सिप्रस के साथ, सिप्रस वेस्टर्न नेशंस का सपोर्ट। तो एक तरीके से अगर इस बेस को हिजबुल्ला काउंटर कर देगा तो यहां से मेडिटेरियन के थ्रू यूके, यूएसए का सपोर्ट जो इजराइल को मिलता है उसको हिजबुल्ला कमजोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से यहां से लेबनान का हिजबुल्ला और टर्की मिलकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को यहां पर कम करना चाह रहे हैं, जिससे कि टर्की का जो अपना एक्सपेंशन है, चाहे वो इन आइलैंड्स पर क्लेम हो या इस एरिया के नेशंस जो है मुस्लिम नेशंस है उनको यूनाइट करना हो अंडर वन अम्ब्रेला। दैट इज व्हाट टर्की इज सीइंग। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे जनवरी 2024 में यूएस ट्रेजरी ने कहा कि देखो टर्की तुम भले ही नेटो के पार्ट हो, लेकिन हमें पता लगा है कि कुछ टर्किश एलिट्स हैं जो कि फाइनेंस कर रहे हैं ईरान की फोर्सेस को, जो ईरान की कुछ फोर्सेस हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं, और ईरान की कुछ फोर्स को तो हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। जनरल सुलेमानी को तो इन्होंने असैसिनेट करा दिया था यूएसए ने, तो तुम तो इनको सपोर्ट कर रहे हो। टर्की फिर भी नहीं माना। इससे पहले भी टर्की का एक स्टेटमेंट आया था, मतलब टर्की के बारे में पता लगा था कि कुछ टर्किश नेशनल हैं जो कि ईरान पर सैंक्शन लगते हुए भी ईरान के जो ऑयल है उसको, उसकी बिक्री करवा रहे हैं और ईरान को फंडिंग करा रहे हैं। तो एक तरीके से ईरान के खिलाफ है यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, और टर्की उनको कोवर्ट तरीके से सपोर्ट करता आ रहा है। तो ऐसे में क्या अंकारा वाकई इंटरेस्टेड है हमास में या हिजबुल्ला में? क्या वाकई इंटरेस्टेड है? देखिए, इंटरेस्ट डिसाइड होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। अभी इनको अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना है एजियन सी में, मेडिटेरियन में, ओशन मेडिटेरियन वाले एरिया में। तो उसके लिए इनको लग रहा है कि
ईरान को साथ में रखना जरूरी है। अब आपको इसको इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सब मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये चैलेंज टू द करंट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करे, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसको वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। तो ऐसा क्या फ्यूचर में हो सकता है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और साथ में इनके मिल जाए टर्की, ये एक बड़ी सॉलिडारिटी डेवलप कर लें और ये अपना इन्फ्लुएंस डेवलप कर लें इस मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पर? तो आप कहेंगे इससे होना जाना तो कुछ नहीं है, बिल्कुल होना जाना है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो तो लगभग 40-50 साल के लिए है, दुनिया तो अब क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑयल, इट इज ऑल्सो अबाउट दिस लोकेशन। क्योंकि अगर यूरोप को ट्रेड करना है इस एरिया के साथ, मान लीजिए एशिया के साथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ, या फिर जो इनके जो पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल जापान है, साउथ कोरिया, इन सब की जो ट्रेड है वो तो रेड सी के थ्रू होकर जाता है, सुएज कैनाल के थ्रू होकर जाता है। तो इस पर एक ऐसे देशों का ग्रुप अगर अपने आप को काबिज कर लेता है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज फ्यूचर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब हम हैं इंडियन, हमें तो अपनी सोचकर चलनी पड़ेगी कि भाई इंडिया का, चलो रशिया के साथ तो अच्छा अलाइनमेंट है, लेकिन टर्की तो इंडिया के खिलाफ है, टर्की तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ईरान की बात करें तो ईरान के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक हैं, लेकिन वी ऑल्सो नो दैट वी हैव स्टेप्ड बैक अ बिट फ्रॉम ईरान। हमने डिक्रीज किया है ईरान से ऑयल को लेना बाय सब्सटीट्यूटिंग आर यू कैन से ऑयल नीड्स विद अदर नेशंस, क्योंकि यूएसए भी ऐसा चाहता था कि देखो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो हमारे, तो कम से कम इतना तो कर दो। लेकिन इंडिया एक तरीके से बैलेंसिंग स्ट्रेटजी यहां पर अपना रहा है। क्यों? क्योंकि हम छाबहार पर फर्दर पुश कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को और अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को ईरान में। तो कहने का मतलब है कि इंडिया एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह यहां पर अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। ये तो अपने उसी ड्रीम में चल रहे हैं। देखिए ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये एक समय पर ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होता था, ये पूरा एरिया, और अभी टर्की है ये। तो टर्की इस पूरे एरिया पर इन्फ्लुएंस चाहता है। ग्रीस, सिप्रस और ये जो हैं ये इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली इट इज हैविंग दिस हिस्टोरिकल नोशन बिहाइंड इट। ये सिप्रस वाला इश्यू तो मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने जो 16 आइलैंड्स, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आइलैंड्स की मैं बात कर रहा था, इन आइलैंड्स को इन्होंने अपना बता दिया और कहा कि यार ये हमारे हैं, इससे अपनी मिलिट्री फोर्सेस को हटाओ, और इसके लिए ही ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी इजराइल का फुल फ्लेज वॉर लेबनान में अगर होता है, तो इंडिया जो चाह रहा था कि आईएमएफ के थ्रू याद आ रहा है आपको, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट करना यूरोप से, अपनी मार्केट को पुश करना, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को वहां पर पुश करना, हमारे एक्सपोर्ट में पुश होना, उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को ईरान के थ्रू जो आईएनएसटीसी रूट है जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग, तो एटलीस्ट उस पर फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल हम वही कर रहे हैं।